बहुत ही बखूबी रूपचंद जी ने, डॉक्टर औलख साहब ने आज का जो भी सत्र चल रहा है उसमें बहुत ही अच्छी तरह से विश्लेषण किया। मेरे कुछ पॉइंट्स रिपीट हो सकते हैं। अच्छा, मेरे कुछ पॉइंट्स रिपीट हो सकते हैं, मैं यूं कह रहा था। तो क्योंकि विषय बहुत ही गंभीर है, ईरान के ऊपर जब अभी हमला हुआ अमेरिका और इजराइल ने किया, उससे पहले जितने भी हमले हुए 1945 के बाद, उसमें दुनिया के आम लोग इतने उद्वेलित नहीं हुए। ये पहला साइन है। आम लोग उद्वेलित का मतलब जैसे इराक पर हुआ और दूसरी जगह भी हुआ, वियतनाम का हुआ, फलाना हुआ, लेकिन दुनिया के लोग जो है ना इतने जल से जुलूस नहीं निकाले। और इवन नाटो में भी हमेशा नाटो साथ ही रहा 45 के बाद में। लेकिन अभी आपने देखा होगा स्पेन वाले का प्रधानमंत्री का आपने सुना ही है, फ्रांस वाले का आपने सुना है, आपने इटली वाले मिलोनी का बात सुनी है, आपने ऑस्ट्रेलिया वालों को भी सुना है, आपने कनाडा वालों को भी सुना। आपने ये भी देखा कि 80 लाख लोगों का जुलूस नो किंग के साथ में इस वार के खिलाफ भी चला। आपने ये भी देखा कि पूरी दुनिया के अंदर शुरुआत भले शियाओं ने की हो, इंडिया सहित, पाकिस्तान सहित सारी दुनियाओं के अंदर अमेरिका और इजराइल के खिलाफ होते। आपने ये भी देखा कि पॉप जॉन पॉल, अभी जो अमेरिका राष्ट्रपति, कहता है कि हमने ही तो इसको बनाया था। और पॉप जॉन पॉल ने कहा कि जो अपराधी है उनका हम साथ नहीं दे सकते, वो गर्त में जाएंगे। और इसका विरोध भी किया। इसके ऊपर बहुत सारे मीम्स भी बने, आपको पता हो तो। अमेरिकी राष्ट्रपति की तो पूजा हुई थी, आपने वो चित्र देखे होंगे। और पोप भी बन गया था। फिर भाई ने खुद ने ही वो सोशल ट्रुथ उसका जो हैंडल है उसे डिलीट खुद ने किया कि नहीं, मैं तो डॉक्टर बन रहा था। आपने ये भी देखा कि पॉप जब अल्बानिया के मस्जिद के सामने जब आकर के इस बारे में स्पीच दे रहे थे, और उनकी बात में ये तो था ही कि गुड मॉर्निंग, और साथ में उन्होंने ये भी जो करते हैं ना, सलाम जो करते हैं, आदाब, तो कितनी तालियां बजी थी, कितने लोगों ने साथ दिया। वहां सब तरह के लोग, एक तरह से हवा ये बन गई है आज के दिन। जैसे आपने बिल्कुल औलख साहब ने ठीक कहा कि हम अपने सामने देख रहे हैं कि 1945 के बाद की एकल महाशक्ति अमेरिका को ध्वस्त होता देख रहे हैं। ज्यादा समय नहीं लगेगा, मुझे ऐसा लग रहा है, मुझे ऐसा आभास हो रहा है। अब सवाल ये है, तक थोड़ा सा अपन हिस्ट्री में जाते हैं। मैं बातें इसलिए रिपीट, हिस्ट्री में जब जाते हैं तो 1945 के बाद बिल्कुल जर्मनी ने हथियार डाल दिए थे बर्लिन में, और जापान से संकेत पूरे आ गए थे कि भाई बिना शर्त में सरेंडर कर दूंगा। तो ये क्या वजह हुई, ये हमारे सामने सवाल है कि 6 अगस्त को हिरोशिमा, 9 अगस्त को नागासाकी पर एटम बम डाले। सीधा सा कारण है दुनिया को आतंकित करना। एक शब्द के अंदर, एक लाइन के अंदर दुनिया को आतंकित करने के लिए ये डाले। गुट तो इनके बने हुए थे, एक ध्रुव राष्ट्र था, एक ये शिखर वाले थे, दोनों के बने हुए थे। और 45 के बाद में 2 ध्रुवी दुनिया बन गई। एक तरफ रूस वाले, जिसमें पूरी यूरोपीय देश और कुछ जो अपने आप को कहने वाले कम्युनिस्ट, शुरू में चाइना भी शामिल था, रूस वाले थे। और अमेरिकन धड़े के अंदर पश्चिमी यूरोपीय देश किया है। यूएनओ बना। यूएनओ के अंदर दोनों ताकतें वीटो पावर बराबर होने से अमेरिका की यूएनओ में
उस टाइप की नहीं चली जो आज चल रही है। रशिया हमेशा उसके सामने खड़ा था। 1990 के अंदर ब्रेजनेव आए, आपको पता ही है कि यूएसएसआर के टुकड़े हो गए। जैसे ही टुकड़े हुए, वार्सा टूट गया। वार्सा टूट गया तो सामने था नाटो। एक साधारण बात यदि गांव की पंचायत में करें तो यह है कि ये धड़ा अपनी तोड़ रहा है, धड़ेबंदी तोड़ रहा है, तो सामने वाली तोड़ दो भाई। लेकिन नाटो नहीं टूटा। उल्टी काम, यूएसएसआर के खत्म होने से जो खुद के जो नाटो के और अमेरिका के समर्थक देश थे, उनके अलावा उसने क्या किया कि उसने जो जैसे कहते हैं ना निर्बुद्ध टाइप के या थोड़े बहुत रशिया की तरफ, उनके ऊपर कब्जा करने का या सरकारें बदलने का काम इसने किया शुरू से ही लेकर 1945 से अब तक करीब करीब मोटा मोटा 50 देशों के अंदर इसने या तो सरकारों को गिराई है और यहां पर वहां दंगा फसाद कराया। 50 के करीब। हर दशक की आप काउंटिंग करो तो आप काउंटिंग कर सकते हो। आपके पास में गूगल है, गूगल में nscpm.org पे जाओ, वॉल्यूम नंबर 1 पर जाओ, पेज 342 पर जाओ और उसके अंदर हर दशक के आपको रिकॉर्ड मिल जाएंगे। ये आपको और कहीं जाने की जरूरत, आपके पास मोबाइल में है सब कुछ कि हर दशक के अंदर क्या क्या हुआ। तो पहला तो उसने ये अमेरिका ने, और अब इसके पीछे करने के पीछे उसके क्या ऐसा क्यों किया, उसने ऐसी क्या बात क्या थी भाई। वो इसका मतलब ये बात जो है ना एक व्यक्ति के बस की वो नहीं है। इससे पहले जितने भी राष्ट्रपति वो भी यही कर रहे थे। अपन चलो ट्रंप को तो गालियां देते हैं, लेकिन इससे पहले जितने थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने भी वही किया जो इसने किया, इसने थोड़ा ज्यादा कर दिया। तो वो क्यों किया, ऐसी क्या बात है। इसके यदि और फिलोसॉफी में जाए तो कल वाली मेरी बात रिपीट हो जाएगी, लेकिन फिलोसॉफी यही है कि जब से एडम स्मिथ की बात को हमने माना कि मनुष्य सेल्फिश बाय नेचर, वो जन्म से ही स्वार्थी है, इस धारणा से शुरुआत होती है और फिर आता है कि सब में सुपीरियर इंसान है। वहां से आते आते जब ये कैपिटल पूंजी, जिसको ये पूंजी पैसे और सत्ता, इसका जब बोलबाला आता है तो उसके अंदर सुपरमेसी आती है। सुपरमेसी आती है। आपने ठीक कहा कि सुप्रा नेशनल में नाटो आ गया, कुछ वार्सा आ गया, WTO आ गया, वर्ल्ड बैंक आ गया, ये जितने भी जो संस्थाएं हैं, ये 1990 तक तो इसमें ज्यादा दखलंदाजी नहीं कर पाया। इसको ये सहायता देता रहा, यूएनओ को भी सहायता देता रहा, यूनिसेफ को भी देता रहा, लेकिन धीरे धीरे इसने अपने हाथ खींचने शुरू कर दिए। पिछले सालों में तो देखो इसने सारा यूएनओ से ले लिया और पैरेलल अपना एक बना रहा है संगठन, पैरेलल, जिसका नाम है वो पीस, ग्लोबल पीस, क्या बोर्ड ऑफ पीस बना रखे। 1 खरब रुपए दो और इसके मेंबर बन जाओ और आ जाओ मैदान के अंदर, करते हैं अपन वारे जा रहे। तो यूएनओ, दूसरा यूएनओ बनाने के लिए, तो आपने ठीक बताया कि यूएनओ तो इसमें जब ये प्रस्ताव आया था, बहरीन एक प्रस्ताव लेके आता शुरू में, बहरीन ये प्रस्ताव लेके आइए, बहरीन ये प्रस्ताव लेके आता है कि भाई अरब देशों पर हमला करना ठीक नहीं है। तो यूएनओ का महासचिव क्या कहता है कि हाँ ठीक नहीं है, जबकि उसको कहना चाहिए था, एक शब्द है रिटेलिएशन। ईरान ने जो हमले किए उसने बिल्कुल साफ कहा कि हम अरब देशों पर कब हमला नहीं कर रहे हैं, हम कर रहे हैं अमेरिका के इन अड्डों पर, अमेरिका के जो अड्डे हैं उन पर कर रहे हैं। वो सारी जगह हैं, पहले अपन को पता ही नहीं था, अब तो सब जगह पता लग रहा है। 14 देशों के अंदर तो उधर उधर ही वो अड्डे हैं। उन पर जब हमला किया, इस पर यूएनओ को महासचिव की जबान नहीं खुली और निंदा प्रस्ताव पारित नहीं किया। ये इसका, जिसको कहते हैं ना कि धराशायी, यूएनओ का धराशायी होना है। ये ठीक है, सेकंड के अंदर जब कोई बात आई थी, जब उन्होंने, बहरीन ने कहा
और सभी ने कहा कि भाई हुर्मुज से जो जहाजें निकालना है ना, तो जहाजें निकालने के लिए उसमें एक छतरी सुरक्षा कवर दिया जाए। ये जब बात आई कि उसमें सुरक्षा कवर दिया जाए, तो रशिया ने वीटो कर दिया। हुआ कुछ नहीं उस वीटो का, वो बात अलग है, लेकिन रशिया ने उस पर वीटो किया था। उससे पहले जो बात थी, एक तरफा बात थी कि भाई अरब देशों पर हमला गलत किया। अब हमारे वाले भी रोल की बात करते हैं, ये बिल्कुल जग जाहिर है, इसमें कोई दो राय नहीं है। शायद 26 फरवरी को हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी वहां से आते हैं, गए तो शायद 26 को 26 को ही आते हैं, 28 को बिल्कुल 25 को शायद जाते हैं या 26 को जाते हैं, 26 को जाते हैं। क्या करके आए ऐसा बताइए? और अचानक कैसे की? अचानक कैसे की? इजराइल कैसे की? नीति तो ये थी पहले फिलिस्तीन के अंदर, भारत की जो आम सहमति से नीति थी वो थी फिलिस्तीन के अराफात उनको करना, फिलिस्तीन को, ये हमेशा की नीति, इजराइल के पक्ष की नीति नहीं थी। वो सेम वही किया कि भाई चाइना हमारा कोई नहीं जाएगा, लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी लोकसभा में पारित था कि कोई राष्ट्राध्यक्ष चीन नहीं जाएगा। सन 62 की वार के बाद में यह मता पारित था, लेकिन हो गया ना। इसी प्रकार ये बिना पूछे ही गया। या लोग पूछ रहे हैं कि यार बताओ तो सही, क्यों गए हो, क्या करके आए हो? 2 दिन बाद में हमला हो जाता। 28 तारीख को 168 छोटी बच्चियां, एक तो उन पे हमला होता है, और एक होता है जिसके अंदर करीब करीब 40 लोग, अयातुल्ला खमेनी, उसकी बेटी और इन सारे के ऊपर हमला होता है। पाकिस्तान के जो जिसको हम पिट्ठू मानते हैं, अमेरिका का आज भी है, उसने उसका विरोध कर दिया कि नहीं, ये ठीक नहीं किया। हो सकता है कि वहां के जो शिया जो है, जो कराची के अंदर हुआ, इस्लामाबाद में हुआ, रावलपिंडी और सारी जगह, उनके प्रेशर से हुआ, मुझे पता नहीं उस सरकार ने क्यों ये स्टैंड लिया, लेकिन स्टैंड लिया कि गलत हमला किया और पूरी दुनिया ने इसकी कंडेम की थी। लेकिन यूएनओ ने प्रस्ताव पारित नहीं किया कि 168 के लिए तुमने जो है, हमारे जो यूएनओ के चार्टर्स हैं 1960 के आसपास का जो चार्टर बना था कि भी युद्ध करोगे तो कुछ असूल होंगे, उसको नहीं माना। युद्धों के असूलों को भी फॉरगो कर दिया। भारत सरकार ने कोई कंडम नोट जारी नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। अयातुल्ला खमेनी जो सुप्रीम लीडर थे वहां के, और ये तय भी है कि कोई राजाध्यक्ष को नहीं मारेगा, लेकिन इन्होंने कोई नहीं। वो बाद में कोई एक सेक्रेटरी गया और उसने साइन वाइन किए कि हमें दुख है। इसका बिल्कुल साफ अर्थ क्या निकलता है? साफ अर्थ एक तो यही निकलता है कि ये दुरुबंदी हो गई पक्की तौर के ऊपर, और लोग अभी भी बहुत सारे तो ये कहते हैं कि साहब इन्होंने वाकई मोसाद और सीआईए से बहुत पहले ही ट्रेनिंग ले ली थी, बहुत पहले ही ट्रेनिंग ले ली थी। जब ये मुख्यमंत्री गुजरात के नहीं बने उससे पहले ट्रेनिंग लिए हुए। 1993 में। अब ये मैं फैक्ट मेरे पास नहीं है, लेकिन बहुत सारे ये कहते हैं। और फिर 4 चांद लगाए एप्स्टीन फाइल में, ट्रंप पे भी लगाए, हरदीप पुरी पे भी लगाए, मोदी पर भी लगाए, और दुनिया के बहुत सारे जितने भी बड़ी बड़ी कंपनियों के सीईओज हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज के सीईओज, वो सारे के सारे उसके अंदर। बिल गेट, मस्क, सारे चुप। और शायद हो सकता है कि इसीलिए बंगाल चुनाव के अंदर न तो कांग्रेस बोली न कोई और बोला। इसका मतलब सारे एक जैसे ही है, जिनको कोई कम्युनिस्ट नहीं बोला। पूरे बंगाल चुनाव में, तमिलनाडु के चुनाव में, केरला के चुनाव में कोई बोला एप्स्टीन फाइल के ऊपर? बोल बताओ। हाँ, सरपास कोई एक चलते चलते टिप्पणी कर दी तो अलग बात है। इसका मतलब बिल्कुल साफ है। और जो वहां का डेमोक्रेट तो नहीं, रिपब्लिकन जो इनके सदस्य हैं, उसने कहा है कि भाई तूने ट्रंप हमला जो किया है ना, वो इजराइल के डर से किया, तेरे पास वीडियो, उसके पास वीडियो पड़ी हुई है। ये उसने खुला कहा।
स्पीच आप देख लो, खुला कहा। और हमारे यहाँ तो लोकसभा में 3 दिन के लिए स्पेशल सत्र, सीटें बढ़ाने के लिए, परिसीमन के लिए तो महिला आरक्षण नाम से कर लेते हैं। ईरान इस युद्ध के ऊपर एक भी कोई सेशन हुआ क्या? स्पेशल सेशन होना चाहिए था ना, नहीं हुआ। दुनिया का कंसर्न तो था ना, तो तेल तो महंगा हुआ। जब चुनाव खत्म हुए तो 963 रुपए बढ़े कॉमर्शियल के एक के भाव। और ये मेरे साथी बहुत सारे ठीक कहते हैं कि ये सिर्फ उन देशों का युद्ध नहीं है, ये विश्व युद्ध है, जिसके अंदर जीव जानवर वनस्पति सारे खत्म हो रहे हैं। तो एक तो युद्ध जो है, इसके अंदर हमें बहुत यहां से बहुत आप सारे क्लियर हैं इस बात में कि युद्ध शुरुआत की इसकी वो अमेरिका और इजराइल ने की ईरान के ऊपर, इसमें कोई डाउट नहीं। और ईरान रिटेलिएशन में देखो लोगों की भावना क्यों है ईरान के साथ। कल सज्जन भी बात कर रहे थे कि यार कल परसों उसने कोई इंटरव्यू लिया किसी ने, तो वहां का एक मंत्री बोल गया कि हम भी सुपर पावर है। ईरान का मंत्री बोल गया भाई हमने अमेरिका को हरा दिया है तो हम भी सुपर पावर है। और ये बयान देते ही अमेरिका की ट्रेडिंग रेट बहुत डाउन हो गई, नहीं इसकी ईरान की रेटिंग कम हो गई उस बयान से। लोग हमेशा साथ होते हैं कि किसके ऊपर दमन होता है, दमनकारियों के लोग खिलाफ रहते हैं, जिसपे दमन होता है उसके साथ रहते हैं। ये तो यहां पर जो फिर एक बात आपको याद दिलाऊं आपको कि अमेरिका का ये 1945 से लेकर के अब तक इस्लाम को तो नंबर 1 उन्होंने घोषित कर रखा है, इस्लाम वर्सेस आतंकवाद। आतंकवाद दुनिया का सबसे नंबर 1 दुश्मन है। यह सबसे बड़ी आतंकवादी कार्रवाई है अमेरिका, सबसे बड़ी आतंकवादी कार्रवाई है आतंकवाद, और उसको परिभाषित भी नहीं करना। अब इनको पूछे कि यार ओसामा बिन लादेन को किसने पैदा किया, आप ही बताओ। एक साधारण आदमी को पता है ओसामा बिन लादेन को किसने ट्रेनिंग दी, किसने हथियार दिए, किसने पाला पोसा, किसने बड़ा किया? अमेरिका ने। क्यों किया? कि अफगानिस्तान में रूस के खिलाफ तुम जा, और उसको धार्मिक नेता बता दिया, जो धार्मिक नेता है। और इधर जब ये ईरान से लड़ाई होती है तो खुद जो है वो ईसाइयत का वो पाठ वो बैठता है चारों तरफ, वो बुलाते हैं ना कि भाई धर्म की रक्षा करनी, वहां धर्म की रक्षा ईसाई के नाम पर धर्म की रक्षा करने के लिए। तो इसका मतलब हमें समझना चाहिए कि ये आज हरेक है ना, हरेक के दिमाग में बहुत सारों का कि बस ये मुसलमान गड़बड़ है, ये मुसलमान गड़बड़ है, ये यदि युद्ध करके इनको खत्म एक बार कर दो तो सारी शांति हो जाएगी। ये फैलाया किसने? मूल रूप से हम कई बार ये सोचते हैं आरएसएस ने फैला दिया, ये बीजेपी ने फैला दिया, ये जनसंघ ने फैला दिया, ये हिंदू महासभा नहीं। भारत के टुकड़े में भी आप गहराई से जाओगे तो वो अंग्रेजों ने किए। ये नहीं है कि हिंदू और मुसलमान आगे थे, उनको तैयार किया, हिंदू महासभा को तैयार किया, मुस्लिम लीग को तैयार किया, अम्बेडकर को तैयार किया। ये तैयार करने के अंदर जैसे आप तैयार करते हैं ना, आज अमेरिका तैयार करता है, पिट्ठू तैयार कर देता है, वैसे ही उस समय हुआ 1947 के अंदर। तो डिवीजन किसने किया? जो मता पास हुआ 1945 का और फिर डिवीजन की लकीर खींची गई थी, वो तो अमेरिका ने खींची नहीं, इसने ब्रिटेन ने खींची। और ब्रिटेन ने खींचते वक्त उसका दोस्त कौन था, उसका साथ कौन था, उसका गाइड कौन था? अमेरिका। ये नहीं भूलना चाहिए कि अमेरिका उसका गाइड। तो अब मीटिंग जितनी भी इसके बाद में इराक पर हमला किया, जब एक ही बात कह के किया था कि सदाम हुसैन के पास में, सदाम हुसैन को पहले तो तैयारी खुद ने किया और फिर कहा कि इसके पास रासायनिक हथियार है। आपने सुना ना बहुत, उस समय पेपर में आया कि इसके पास रासायनिक हथियार है, और वो आज तक सबूत नहीं मिले। इसी प्रकार इसने पहले भी 12 दिन के अंदर के मैंने B-12
B-52 जो इसका क्या है, बहुत बड़ा एक जहाज है, बॉम्बर विमान है, 1.5 लाख टन का भार वो ले जाता है। और वो कहता है कि हमने तो ध्वस्त कर दिया। उस समय तो कह कर आया था हमने इसका जितना भी मामला था यूरेनियम का वो खत्म कर दिया, और आज कह रहा है जी 1.5 लाख टन। चलो इसको वो कहने का मतलब है कि उसने ये दावा किया था कि हमने यूरेनियम को खत्म कर दिया, और आज वो कहता है कि हम यूरेनियम को इसको परमाणु बम नहीं बनाने देंगे, एनरिचमेंट का थोड़ा सा ज्यादा है तो फिर उसको हमारे हवाले कर। आप और हम सभी अब अमेरिका से पूछ सकते हैं कि भाई अमेरिका और इजराइल को हवाले करने के पीछे क्या लॉजिक है। मैं साधारण भाषा में कहता हूं बाबा जी खुद तो खाओ बैंगन, दूसरों को नहीं खाओ। मतलब कहने का मतलब बैंगन हालांकि अच्छी चीज है, बैंगन की सब्जी बहुत बढ़िया होती है, लेकिन ये कहावत है कि खुद तो लुटे राख में, दूसरों के मत लुटो। खुद के पास परमाणु हथियार, वो उसको कहने का राइट क्या है। कानून की भाषा में कहता है कि स्टॉपल शब्द आता है, उसको राइट दे है नो राइट, उनको कोई अधिकार नहीं है। आप और हम कह सकते हैं, और हम भी जब कहेंगे, अब जब ये कहते हैं कि अमेरिका इजराइल एक तरफा वार को बंद करे, इनकी निंदा करते हैं, और फिर हम ईरान को कहेंगे भाई अब मान जा, अब परमाणु हथियार तो मत बना, क्योंकि तेरे नेता जो खमैनी थे उन्होंने तो पहले डिक्लेयर कर रखा था कि भी इस्लाम विरोधी है, और इसे साबित भी हुआ कि इसे मरती है। आज भी लाखों, हिरोशिमा नागासाकी के लाखों आज भी वहां पर उसका भुगत भोगी है, हजारों तो उसी शाम मर गए थे। तो जो राशनल बात है, अब सवाल ये आता है कि अमेरिकी महाशक्ति और इधर आ गया ये सामने वाले, इसका अब समाधान क्या करें, क्या ऐसा समाधान करें, हम लोगों के बीच में क्या ले जाए। ये बात तो सही हो गई, और ज्यादातर मानने भी लगे कि भाई अमेरिका ने, इजराइल ने गलत किया, और अब युद्ध कोई समाधान नहीं, इस पर भी आ गए। हालांकि एक बात और हो जाती तो आप और हम जल्दी खड़े हो जाते ये मांग उठाने में कि भी पूरी दुनिया के आणविक, रासायनिक और परमाणु बम खत्म करो। वो उसमें थोड़ा सा कभी टाइम लगेगा, इसलिए लगेगा कि इसने तेहरान पर डाला नहीं। तेहरान पर बम डाल देता ना तो पूरी दुनिया उसी दिन कह देती सारे हथियार खत्म। बस ये एक थोड़ी सी लेगिंग रहेगी हाँ। मैं इस रूप में नहीं कह रहा हूं, मैं इस रूप में कह रहा हूं कि हमें समझने वाली बात है, हमें समझने वाली ऐसा जो है हादसा टल गया, इसलिए हमें अब तुरंत मांग करनी चाहिए। सबसे पहली मांग कि संयुक्त राष्ट्र संघ की देखरेख में, वो जैसा भी औलख साहब जैसा भी है, वो आज के दिन तो एक हमारा कॉमन प्लेटफॉर्म है, जैसा भी है, डिफंक्ट है, कुछ भी है, लूला लंगड़ा जो भी है, वो एक कॉमन प्लेटफॉर्म है। उसमें हम ये कहेंगे कि भाई 5 वीटो पावर भी समाप्त करें, और साथ के अंदर परमाणु हथियार, रासायनिक हथियार तो फटाफट समाप्त करें। ये तो 2 साल का मामला होना चाहिए, ये टारगेटेड होना चाहिए हमारी तरफ से कि 2 साल में इनको खत्म करो भाई, नहीं तो दुनिया के अंदर नहीं। एक अमेरिका का सबसे बड़ा पर्यावरण को नुकसान कराने में नंबर 1 है। 2005 में सराफ साहब ने एक आर्टिकल लिखा, और एक लिखा 2006 में। 2005 के आर्टिकल के अंदर तो वो पर्यावरण को 9वें नंबर पे ले जाते हैं, और 2006 में पर्यावरण आतंकवाद को नंबर 1 पे ले जाते हैं। 2 नंबर पे ले जाते हैं डिह्यूमनाइजेशन के आतंकवाद को, अमेरिका का डिह्यूमनाइजेशन के आतंकवाद। जहां भी चाहे सुप्रानेशन ने बात की हो, मानवीय अधिकारों की बात, उसका भी अमेरिका ने विरोध किया, उसका भी अमेरिका ने हर जगह विरोध किया। अमेरिका का हमेशा एक ही यार्ड स्टिक, जो आपने बताया था, अपना राष्ट्र अपना हित, ये उसका मामला। उसको यदि तेल के कुएं चाहिए तो वो जनता को बताता है। अमेरिका का एक फौजी मरता है तो हाई तौबा मच जाती है, और यहां लाखों को मार दे कोई फर्क ही नहीं पड़ता उनके।
कोई बोलता ही नहीं, कोई डेमोक्रेट नहीं बोलता, कोई रिपब्लिक बोलता, आम जनता नहीं बोलती। लेकिन इस युद्ध में 168 के वहां पे सब, और ये हुआ भी, डरा भी नहीं ईरान वाला जब हवाई जहाज लेके आया था, आपको पता है ना, उस सीटों के ऊपर उन सब के बैग और सिंबल के तौर पर उनके फोटो लाए थे। 168 पूरी सीटें खाली लेके आया था कि ये जो वार्ता है डीवो उनको हम समर्पित करते हैं, उन 168 बच्चियों को समर्पित करते हैं, ये लेके आया था। हर एक का बैग और फोटो थी। हाँ, हर एक का बैग और फोटो थी, और बहुत उसने मतलब संदेश दिया। दूसरा ये है कि युद्ध के अंदर हमेशा दो धड़े तेजी से होते हैं। इवन इजराइल के अंदर भी दो धड़े हैं जो युद्ध का विरोध करते हैं। यहूदी खुद युद्ध का विरोध करते हैं कि नहीं, ये जिनोसाइडिज्म जो है ये गलत है, यहूदियों का जुलूस निकलता है। लेकिन ईरान के अंदर जिस दिन से अयतुल्ला खुमैनी को मारा, उसके बाद ईरान की जनता मोटे तौर पर एकजुट है, रात और दिन है, खुलेआम सड़कों पर है। कोई बात ही नहीं है कि किसी को डर की बात नहीं। और वो पता नहीं कहाँ से इतनी मिसाइलें लाए, तो मुझे तो ताज्जुब भी होता है कि कहाँ से इतने ड्रोन लाए हैं, कैसे बनाया है। इसका मतलब इन्होंने भी पूरा काम यही किया है एक तरह से है। दुनिया का सबसे बड़ा जखीरा अमेरिका का पास है क्या? दुनिया की टोटल दौलत जो एक साल में इकट्ठी होती है उसका 1/3 अमेरिका के पास आता है। उसमें थोड़ा सा 0.25% उनके कुछ लोगों को जाता है, उससे ही वो संतुष्ट हो जाते हैं कि ठीक है अमेरिका ठीक ही कर रहा है, हमको तो कुछ मिल ही रहा है, मिलता है वो थोड़ा सा। और दुनिया की कुछ ही कंपनी है जो मोस्टली अमेरिका की है, बाकी और वो दुनिया के ऊपर पूरी, जिसको अपन कॉर्पोरेट आर्थिक तंत्र को उन्होंने पूरी तरह से कब्जे में ले रखा है। यानी आर्थिक आतंकवाद उसका पूरी जगह, हर जगह है। नेचुरल रिसोर्सेज के ऊपर कहने की बात नहीं है। ऊर्जा सबसे प्राइम सेक्टर हो गया है जब से आवागमन के साधन, और उसके ऊपर पेट्रोल, डीजल, क्रूड ऑयल का है, और इसके ऊपर वेनेजुएला का मामला हो, चाहे वो ये मामला हो, ऊर्जा के ऊपर उसको अपना तेल पूरी तरह से निकालना है। तो जितने भी अब जो नए जो चेंजेस, जैसे कहते हैं न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर तो ये हो गया कि चलो डॉलर थोड़ा कमजोर हो जाएगा, युआन थोड़ा भारी हो जाएगा, रूबल थोड़ा भारी हो जाएगा, यूरो थोड़ा भारी हो, अच्छा नहीं तो सॉरी, तो ये इसका मतलब हुआ कि जहां तक युद्धों का सवाल है, सर्वोच्च तौर पर यूएसओ की हेजेमनी टूट रही है, और हमें इसके अंदर पूरी जोर से लग जाना चाहिए कि नहीं। और दूसरा उसमें है कि राष्ट्रीय सुरक्षा। एक ये है कि जैसे आपने बताया था कि हमारे आसपास देख लो ना, इन्होंने सारे में रिपीट नहीं करता, लीटे को किसने ट्रेनिंग दी, मुक्ति वाहिनी किसने दी, ये सारा का सारा। तो और इसी प्रकार इजराइल भी करता है, वो अपना ग्रेटर इजराइल बनाने की बात करता है। तो यहां पर जो राष्ट्रीय सुरक्षा है, अब ये बिल्कुल मायने नहीं रखती। राष्ट्रीय सुरक्षा एक मौत है। जो भी राष्ट्रीय सुरक्षा की आज बात करता है वो एंटी वर्ल्ड करता है, क्योंकि राष्ट्रीय सुरक्षा का मतलब वही बात होगी कि मैं जाति की सुरक्षा करता हूं। जो जाति की सुरक्षा की बात करता है, जाति पंचायत के बड़े तौर पे लेता है, वो उस जातियों का खुद दुश्मन। जो धर्म में सबसे ज्यादा कहता मेरा धर्म ही सबसे बड़ा है, वो उस धर्म का और मानव जाति का दुश्मन है। जो कहता है मैं राष्ट्र महान है, वो राष्ट्र को तोड़ने वाला है। इसलिए ये नारे अब नहीं चलेंगे। उन नारों के बजाय हमें दुनिया का किस तरह से एकीकरण हो, दुनिया के हथियार कैसे नष्ट हो, इन बातों को, और राष्ट्रवाद, जातिवाद, धर्म ये पीछे कैसे जाए, ये तभी हो सकता है जब हम वैज्ञानिक यथार्थवाद को माने, तब ये बात हो सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको।